9 क्लास का लेसन 3 का ही तीसरा भाग है न्यूट्रिशन। हिंदी में कहते हैं पोषण। पोषण का परिभाषा सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना तथा उसका समुचित उपयोग करना पोषण कहलाता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना तथा उसका समुचित उपयोग करना पोषण कहलाता है। अगर जंतुओं के बारे में इसे लिया जाए तो जंतु का जो पोषण होता है उसमें अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण ये सब भाग आते हैं। इसके बारे में भी आगे चर्चा होगा। अभी हम पौधों का जो पोषण है और पोषण की विधि है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पौधों में जो पोषण है वो कई प्रकार का होता है। पहला है ऑटोट्रॉपिक या ऑटोफाइट, जिसे हम स्वपोषी या स्वपोषण कहते हैं। नाम ही है स्वपोषी या स्वपोषण। इस विधि में पौधे, विशेष करके हरे पौधे, वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं स्वपोषी। विधि कहलाएगा स्वपोषण, और जो इस प्रकार के जो पौधे होंगे वो कहलाएंगे स्वपोषी पौधे। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, सब वो ऑटोट्रॉपिक और ऑटोफाइट हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना भोजन वो स्वयं तैयार करते हैं, इसीलिए वो सब हो गए ऑटोट्रॉपिक। दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक, विषमपोषी, जो विभिन्न विधियों द्वारा अपना पोषण करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हें हम कहेंगे विविध पोषी, हेटेरोट्रॉपिक या हेटेरोफाइट। ये जो विविध पोषी है, हेटेरोफाइट है, ये कई तरह के होते हैं। उनमें पहला है परजीवी, पैरासाइट। तो ये परजीवी जो पौधे हैं ये अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, ये दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें अमरबेल और कसकटा, अमरबेल ही कसकटा, ये ऐसा पौधा है जो दूसरे पौधे पर उगता है और इसमें चूसक अंग होता है जिसे हॉस्टेरिया कहते हैं। वो अपना चूसक अंग दूसरों में प्रवेश कर देता है और उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। इसमें भी कुछ आंशिक परिजीवी होते हैं और कुछ पूर्ण परिजीवी होते हैं। जो आंशिक परिजीवी होते हैं वो अपना कुछ भोजन स्वयं तैयार करते हैं और कुछ दूसरों से प्राप्त करते हैं, और जो पूर्ण परजीवी होते हैं वो अपना भोजन बिल्कुल तैयार नहीं करते हैं, वो दूसरों से प्राप्त करते हैं। रेफ्लेसिया नामक एक फूल है, ये बहुत बड़ा फूल है, ये जमीन पर ही रहता है। इसकी जड़ें दूसरों पौधों की जड़ों से अपना भोजन प्राप्त कर लेती हैं। तो ये है परजीवी, पैरासाइट। इसमें अमरबेल या कसकटा जो है ये परजीवी पौधा है। दूसरा है मृतजीवी या मृतपोषी, सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट ये सड़े गले पदार्थों से, मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें एगेरिकस इस तरह का पौधा होता है, बरसात के समय में यह उगता है, जहाँ तक दिखाई पड़ता है। इसे कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, मशरूम भी कहा जाता है। तो यह सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ फंगस भी हैं जो मृतपोषी या मृतजीवी होते हैं। ये उन स्थानों पर उगते हैं जो सड़ गल गए हैं। ये खेतों में भी दिखाई पड़ते हैं जहाँ पर सड़ा हुआ गोबर है या सड़ा हुआ लकड़ी का टुकड़ा है या अन्य पदार्थ है, वहाँ पर इस तरह के पौधे दिखाई पड़ते हैं। तो ये मृतपोषी है।
ये सफ़ेद या भूरे रंग के होते हैं और इसका चर्चा पहले भी हो गया है कि ऐसा पौधा है जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है, ये मृतपोषी है। इसके अलावा है सहजीवी, सिम्बायोटिक। सहजीवी जो हैं ऐसे पौधे जो पारस्परिक लाभ के हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सहजीवी। मटर का जो पौधा होता है, इसकी जड़ों में कुछ गांठें होती हैं। इन गांठों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया, राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम, ये बैक्टीरिया है, इन गांठों में पाया जाता है और ये एक दूसरे से लाभ के लिए जीते हैं। ये बैक्टीरिया इस पौधे को नाइट्रोजन देता है, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन देता है, और मटर का पौधा इस बैक्टीरिया को ग्लूकोज देता है। तो ये एक दूसरे से लाभ के लिए जीते हैं, इसे हम कहते हैं सहजीवी या सिम्बायोटिक। इसके बाद है कीट भक्षी पौधा। कीट भक्षी पौधा इंसेक्टिविडस प्लांट। तो कीट भक्षी जो पौधे होते हैं ये अपना तो भोजन बनाते हैं, किंतु नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यह कीड़े मकोड़ों को ग्रहण करते हैं, इसीलिए कहते हैं कीट भक्षी पौधा। आसाम में, भारत के आसाम में कलश पौधा, पीचर प्लांट कहते हैं इसको, पीचर प्लांट, ये इस तरह का होता है। इसमें ये ऊपर यहाँ पर चमकीला पदार्थ रहता है। ये चमकीला पदार्थ चमकने की वजह से कीड़े मकोड़े इस पर बैठते हैं। बैठने के बाद ये चिपचिपा पदार्थ होता है, ये फिर उड़ नहीं पाते हैं, भाग नहीं पाते हैं, इसी में सट कर मर जाते हैं। फिर ये अंदर चले आते हैं, यहाँ से पाचक रस निकलता है जो कीड़े मकोड़ों को पचा डालता है और उसका नाइट्रोजन को ये पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो कलश पौधा के अलावा ड्रोसेरा भी है, एल्ड्रोवांडा भी है। ये सब ऐसे कुछ पौधे हैं जो कीट भक्षी पौधे हैं। तो ये था विभिन्न प्रकार का पोषण पौधों में, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में अपना भोजन स्वयं बनाएंगे और हेटेरोट्रोपिक में वो विभिन्न प्रकार के विधियों द्वारा भोजन को प्राप्त करेंगे। इसके बाद 2 टर्म और जानना है हमको। ये हालांकि इसका संपर्क हमें ये सर्कुलेशन से है, ट्रांसपोर्टेशन से है। इसमें 2 चीज जानेंगे संक्षेप रूप में। रसारोहण, रसारोहण को अंग्रेजी में एसेंट ऑफ सैप कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप, रसारोहण। इसका परिभाषा अगर कहा जाए तो पौधों के जड़ द्वारा खींचे गए जल को जाइलम की सहायता से पौधों के ऊपरी भागों में पहुंचाने की क्रिया को रसारोहण कहा जाता है, एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। और दूसरा है खाद्य का स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, खाद्य का स्थानांतरण। हमें पता है कि पौधों के हरे भागों में भोजन बनता है, ग्लूकोज बनता है, तो वह भोजन फ्लोएम की माध्यम से, फ्लोएम जो यह जटिल उत्तक है, इसका भी चर्चा हुआ था, जाइलम और फ्लोएम का, फ्लोएम की माध्यम से पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। इस विधि को खाद्य का स्थानांतरण कहते हैं। इन दोनों विधियों में, रसारोहण में और खाद्य का स्थानांतरण में, ओस्मोसिस जिसे परासरण कहते हैं और डिफ्यूजन जिसे विसरण कहते हैं, ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ एक हम और चीज जान सकते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, उत्स्वेदन या वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपीरेशन, उत्स्वेदन या वाष्पोत्सर्जन। पौधे जो जल को ग्रहण करते हैं, ये समूचा जल इसका काम में नहीं आता है।
लगभग 4 या 5% जल ही भोजन बनाने के काम में आता है। बाकी 95-96% पानी यह वाष्प के द्वारा पौधे इसको बाहर निकाल देते हैं। वो वाष्प के रूप में पौधों में स्टोमेटा पाया जाता है। पत्तियों के निचले भाग में कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। इनसे उनको बाहर निकाल देते हैं। तो वाष्प के रूप में अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की क्रिया को ट्रांसपिरेशन, उत्स्वेदन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो यह स्टोमेटा द्वारा अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा लेंटिसेल, जो पुराने पौधे हैं उनके छालों में कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें लेंटिसेल कहते हैं। इनसे भी इनका जो है ये वाष्प के रूप में पौधे बाहर निकालते हैं। ये लेंटिसेल, स्टोमेटा ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भी सहायता करते हैं। हालांकि लेंटिसेल उतना वाष्प को निकालता नहीं है, स्टोमेटा से ही और इसके ऊपरी भाग से ही ये अधिक निकलता है। तो ये एक नया चीज था इसमें, ट्रांसपिरेशन। अब आएंगे जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो जंतु का पोषण बताए थे अभी, ये 5 भागों में होता है। इंजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्ग्रहण, डाइजेशन पाचन, एब्जॉर्प्शन अवशोषण, एसिमिलेशन स्वांगीकरण और इजेशन बहिष्करण। तो इन 5 के बारे में जानना है। इंजेशन का परिभाषा हम कह सकते हैं कि जंतु जिस विधि के द्वारा भोज्य पदार्थ को अपने मुख गुहा में लाते हैं उस विधि को हम इंजेशन या अंतर्ग्रहण कहते हैं। इसमें हम लोगों का दांत और जीभ, होठ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाथ की अंगुलियां, ये मनुष्य में हाथ की अंगुलियां, दांत और जीभ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम भोजन को मुख गुहा में लाते हैं, दांत उन्हें चबाता है, जीभ उन्हें मिलाता है। इसके अलावा लार ग्रंथियां होती हैं, वो भोजन में मिल जाती हैं। तो ये हमारा पहला हुआ इंजेशन या अंतर्ग्रहण। दूसरा है डाइजेशन या पाचन। इसकी परिभाषा होगी जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को एंजाइम या वीकर की सहायता से घुलनशील भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ये जो भोजन हम करेंगे वो पचेगा, इसके बारे में भी आगे चर्चा होगी। तो पाचन का परिभाषा हुआ जटिल और घुलनशील भोज्य पदार्थ को एंजाइम की सहायता से सरल और घुलनशील भोज्य पदार्थ में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। तीसरा है एब्जॉर्प्शन, हिंदी में कहते हैं अवशोषण। ये जो पदार्थ पच जाता है जब छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत के भीतरी दीवार में कुछ अंगुली नुमा रचनाएं मिलती हैं जिन्हें भिलाई या रसांकुर कहते हैं। भिलाई या रसांकुर कहते हैं। ये रचना पचे हुए भोजन यानी ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को सोख लेते हैं, फैटी एसिड को सोख लेते हैं। इस सोखने की क्रिया को अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कहते हैं। उसके बाद चौथी अवस्था है एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। इसमें जब ये पदार्थ रक्त के द्वारा विभिन्न कोशिकाओं में आता है तो वह कोशिका द्रव में शामिल हो जाता है। तो कोशिका द्रव में पचे हुए भोज्य पदार्थ को शामिल होने की क्रिया को एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहते हैं। इसके बाद अंतिम अवस्था है इजेशन या बहिष्करण। अब जो अनपचा पदार्थ है बड़ी आंत में आकर जमा होता है। बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय है, मलाशय में जमा रहता है। उसके बाद मल द्वार के द्वारा इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस अवस्था को, इस क्रिया को कहते हैं इजेशन। तो ये जंतु के पोषण में 5 अवस्थाएं हैं। इंजेशन अंतःग्रहण, डाइजेशन पाचन, एब्जॉर्प्शन अवशोषण,
एसिमिलेशन स्वांगीकरण और इजेशन वहिष्करण। तो इन सबों में ये सब अंग भाग लेते हैं। जंतुओं की पाचन क्रिया में कुछ पाचन अंग होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनके बारे में भी जानना है। इसमें पहला है लीवर। लीवर जो है यह इसके पहले वाले पाठ में पढ़ाए हैं लीवर के बारे में। यकृत हिंदी में कहते हैं। यह 1 से 1.5 किलो का वजन का होता है। गाढ़े रंग का गाढ़ा या कत्था रंग का होता है, ब्राउन कलर का। इससे पित्त का स्राव होता है जिसे बाइल कहते हैं। बाइल या पित्त का स्राव होता है। यह विशेष करके वसा के पाचन में सहायता करता है। यह सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। इससे निकला हुआ रस पहले गॉल ब्लैडर में आकर जमा होता है और वो जब बाइल निकलता है इसमें जमा रहता है, वो पतला होता है। यहाँ आकर उसका जल को सोखकर उसे गाढ़ा कर लिया जाता है। दूसरा ग्रंथि है सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। सैलिवरी ग्लैंड हम लोगों के मुख गुहा में पाया जाता है। यह 3 जोड़ी या संख्या में 6 होती है, जिसे इससे लार का स्राव होता है। सैलाइवा लार का स्राव होता है और इस लार में टायलिन नामक एक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। हम लोग जब भोजन को चबाते हैं तो ये लार उसमें मिल जाता है। लार में टायलिन नामक जो पदार्थ है, जो एंजाइम है, ये भोजन में अच्छी तरह से मिल जाने के बाद उसका पाचन मुख गुहा से ही शुरू कर देता है। इसीलिए हमें भोजन को अधिक चबाना चाहिए, जिससे वो मिल जाएगा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कुछ हद तक मुंह में ही कर देता है। एक सूखी रोटी को लेकर हम चबाते हैं, कुछ देर चबाएंगे तो वो हमें बाद में मीठा लगने लगता है। कारण ये है कि उसका पाचन हो जाता है और वो ग्लूकोज में बदल जाने के कारण वो मीठा लगने लगता है। इसके बाद एक और ग्रंथि है पैनक्रियाज, अग्नाशय। इसको भी पहले बताए हैं कि पैनक्रियाज भी अग्नाशय से पाचक रस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। तो ये 3 ग्रंथियां हैं जो पाचन में सहायता करती हैं। लीवर या यकृत, सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, पैनक्रियाज या अग्नाशय। इसके बाद अब हम जानेंगे एंजाइम या वीकर। एंजाइम या वीकर क्या है? तो पाचन के संबंध में इसका परिभाषा हम कह सकते हैं, वह कार्बनिक पदार्थ जो भोजन के पाचन में सहायता करता है उसे हम एंजाइम या वीकर कहते हैं। वह कार्बनिक पदार्थ जो भोजन के पाचन में सहायता करता है उसे हम एंजाइम या वीकर कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है: एमाइलोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और लाइपोलाइटिक या लिपोलाइटिक एंजाइम। यह 3 तरह का एंजाइम है। नाम से भी कुछ सुविधा हो जाएगा। एमाइलोलाइटिक एंजाइम का उदाहरण यहाँ लिखे हैं, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज इत्यादि। तो एमाइलोलाइटिक एंजाइम करता क्या है? यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। एमाइलोलाइटिक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। यह इसको पचाकर ग्लूकोज बनाता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाकर ग्लूकोज बनाता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के विखंडन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। नाम ही है प्रोटियो, मतलब प्रोटीन। यह वह एंजाइम जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है उसे कहते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। यह प्रोटीन को पचाकर बनाता है एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल बनाता है। इसका उदाहरण लिखे हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन इत्यादि।
या पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, ये सब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हैं जो प्रोटीन को पचाकर बनाते हैं एमिनो एसिड। तीसरा है लिपोलाइटिक या लाइपोलाइटिक एंजाइम। यह फैट वसा को पचाता है। इसका उदाहरण है लाइपेज। लाइपेज नामक एंजाइम वसा के पाचन में सहायता करता है। यह वसा को पचाकर बनाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल 1 ग्राम ग्लूकोज के विखंडन से बनता है 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा, एमिनो एसिड से 4.1 किलो कैलोरी और फैटी एसिड से बनता है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो ये एंजाइम था। 3 ठो भेद, तीनों किसको किसको पचाता है, तीनों का उदाहरण और पचाने के बाद इसका सरलतम रूप क्या है यहाँ बता दिया गया है। इसके बाद अब आएंगे बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। इसके बारे में जानना है। तो संतुलित आहार जो है, इसका परिभाषा हम कहेंगे वह आहार जो हमें समुचित पोषण दे, वह आहार जो हमें समुचित पोषण दे उसे हम कहेंगे संतुलित आहार या बैलेंस डाइट। मतलब कि इसको हम खाएंगे तो हमें रोग नहीं होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, तो वह कहलाएगा संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। इस आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अनुपात होना चाहिए 4:1:1। अगर 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो 100 ग्राम प्रोटीन और 100 ग्राम वसा। ये इसका हिसाब किताब है। हालांकि इतना हम लोग नहीं खा पाएंगे, लेकिन रेशियो वही है। अगर 4 ग्राम होना चाहिए तो 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम वसा। तो ये कहलाता है संतुलित आहार। तो इसको हम लोग खाने से हम प्राय स्वस्थ रहेंगे। एक है आइडियल फूड। इसका भी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आइडियल फूड दूध को कहते हैं, क्योंकि दूध ऐसा आहार है जिसमें लगभग भोजन के सभी अवयव हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण, प्राय सभी विटामिन दूध में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। छोटे बच्चे लगभग साल या 2 साल तक दूध पीकर ही स्वस्थ रहते हैं, काफी फुर्तीला रहते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ मिल जाता है। लेकिन थोड़ा बड़े होने के बाद दूध के अलावा उन्हें अन्य भोजन की भी आवश्यकता होती है। अगर दूध के साथ बड़े होने के बाद हम फल और सब्जी का सेवन करें तो हम स्वस्थ रहेंगे। अनाज अगर नहीं भी खाएं, केवल दूध पिएं, फल खाएं और सब्जी खाएं तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमें अन्य किसी भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद एक चीज और जानना है, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका परिभाषा है विश्राम की स्थिति में ऊर्जा खर्च की जो न्यूनतम दर है उसे हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमारी ऊर्जा की खर्च सबसे कम होती है सोए रहने में। अगर हम नींद से सोए हुए हैं तो उस समय ऊर्जा खर्च हमारा बहुत कम रहता है। इसके बाद लेटे हुए हैं, थोड़ा गति कर रहे हैं तो उससे अधिक होगी, बैठे हैं तो और अधिक होगी, खड़े हैं तो और अधिक होगी, चल रहे हैं तो और अधिक होगी, दौड़ रहे हैं या कठिन परिश्रम कर रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं तो इस सूरत में सबसे अधिक हमारा ऊर्जा का खर्च होता है। तो सबसे जो न्यूनतम खर्च है उसे कहते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। यह रेट पुरुष और स्त्रियों में इसका अलग अलग होता है। अब अंत में आएंगे हम, हमारा जो पाचन है ये कैसे होता है इसके बारे में समझेंगे। पाचन क्रिया को एक साधारण सा चित्र बनाकर समझाने का चेष्टा कर रहे हैं। ये हमारा मुख गुहा है, इससे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। मुख गुहा से जो नीचे नली उतर रही है इसे ग्रास नली, अंग्रेजी में कहते हैं ओसोफेगस।
इसके बाद यहाँ एक थैली नुमा रचना है जिसे आमाशय कहते हैं, अंग्रेजी में स्टोमक कहते हैं। इसके बाद ये जो यू आकार की रचना है इसे ग्रहणी कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं। ये ग्रहणी नीचे आकर छोटी आंत में बदलती है, इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद छोटी आंत यहाँ आकर मिल जाती है बड़ी आंत में, ये कहलाता है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ये एक अंगुली नुमा रचना है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, इसका नाम है अपेंडिक्स। और यहाँ फिर मलाशय है और ये मलद्वार है। यहाँ लीवर हम लोगों का है, ये यकृत है। और यहाँ एक और ग्लैंड है अग्नाशय, जिसे अंग्रेजी में पैनक्रियास कहते हैं। और लीवर से निकला हुआ यहाँ ये गॉल ब्लैडर है, हिंदी में पित्ताशय कहते हैं, ये यकृत है। अब इनके बारे में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले मुख गुहा। मुख गुहा में हम लोगों का दांत है, जीभ है। ये भोजन को चबाने में सहायता करता है। हम लोग दांत से भोजन को चबाते हैं, जीभ से भोजन को मिलाते हैं। लार ग्रंथियां जो होती हैं ये भोजन में मिल जाती है, इसका पाचन शुरू कर देती हैं। ये ग्रास नली ओसोफेगस, यहाँ जब भोजन इसमें नीचे उतरना चाहता है तो इसमें पेरिस्टालसिस नामक एक गति होती है जो संकुचित प्रसारित होते रहती है, जिसके वजह से भोजन हमारा इस आमाशय में आकर जमा होता है। आमाशय में 4 से लेकर 6 घंटे तक भोजन हमारा जमा होता है। इसके भीतरी दीवार में एक कोशिकीय ऑक्सेंटिक ग्लैंड है, इससे पाचक रस निकलता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव भी आमाशय के भीतरी दीवार से होता है। आमाशय के भीतरी दीवार से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस, जठर रस का स्राव होता है, ये भोजन में मिल जाता है। भोजन को अम्लीय बनाता है। यहाँ भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। इसके बाद भोजन कुछ भाग, ये आमाशय में ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा शुरू होता है, यहाँ नहीं होता है, यहाँ प्रोटीन का पाचन होता है। अब जब इसका नाम ग्रहणी है, ग्रहणी में जब भोजन उतरने लगता है तो यहाँ अग्नाशय से अग्नाशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस और लीवर से पित्त दोनों आकर कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा यहाँ आकर ये दोनों ग्रहणी में आकर खुलता है, भोजन में मिल जाता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत में आती है। छोटी आंत में छोटी आंत के भीतरी दीवारों से भी कुछ पाचक रस एंजाइम निकलते हैं जो भोजन का पाचन करने लगते हैं। छोटी आंत का जो अंतिम भाग है इसके भीतरी दीवार पर भिलाई या रसांकुर नामक अंगुली नुमा रचना मिलती है जो पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेती है। जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है वहाँ एक अंगुली नुमा रचना मिलता है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। ये हमारा, इसका शरीर में कोई काम नहीं है, ये बेकार अंग है। इसे हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। इसको 10 क्लास के चौथे पाठ में बढ़िया से समझेंगे। यहाँ यही जानना है कि यह बेकार अंग है, इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ से यहाँ ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत में भोजन जरा पतला होता है, यहाँ जल का अवशोषण होता है। इसके बाद अनपचा जो भाग है यह मलाशय में मल के रूप में जमा रहता है। इसके बाद मल द्वार के द्वारा ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार अंतःग्रहण, पाचन, यहाँ अवशोषण के बाद फिर स्वांगीकरण होगा कोशिकाओं में। इसके बाद बहिष्करण की क्रिया, तो ये जंतु का पोषण ये कंप्लीट हो जाएगा।